हाँ, तो विद्यार्थियों, पिछले लेक्चर में अपन ने आंतरिक निरीक्षण प्रणाली के दोषों के बारे में विस्तार से चर्चा की। उसके बाद आंतरिक निरीक्षण के प्रति अंकेक्षक के क्या कर्तव्य होते हैं वो समझे, और लास्ट में अंतर्राष्ट्रीय अंकेक्षण तथा आश्वासन मानक मंडल की राय इंटरनल चेक सिस्टम के बारे में क्या है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा की थी। आज अपन जो महत्वपूर्ण लेखांकन क्रियाएं हैं उनके संबंध में आंतरिक नियंत्रण किस प्रकार का होना चाहिए उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले है क्रय तथा आंतरिक निरीक्षण, परचेज एंड इंटरनल चेक। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी व्यवसाय में विभिन्न प्रकार के क्रय को नियंत्रित करने के लिए उपयुक्त नियंत्रण प्रणाली का होना आवश्यक है। क्रय विभिन्न प्रकार का हो सकता है, जैसे सेवा का क्रय, माल का क्रय, संपत्ति का क्रय आदि। सेवाओं के क्रय के लिए कंपनियों ने कर्मचारी विभाग, जिसको इंग्लिश में पर्सनल डिपार्टमेंट कहते हैं, वो होता है। इसी प्रकार संपत्ति का क्रय प्रायः कंपनियों में या संस्थाओं में उच्च अधिकारियों के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार सेवाओं के क्रय और संपत्ति के क्रय में उच्च अधिकारियों का योगदान होता है, इसलिए ऐसे क्रय को विस्तार से यहाँ डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है। आंतरिक निरीक्षण प्रणाली मुख्य रूप से निचले स्तर के कर्मचारियों के कार्यों को नियंत्रित करने के लिए लागू की जाती है। अतः यहाँ माल के क्रय के संबंध में आंतरिक निरीक्षण प्रणाली को डिस्कस करेंगे। अब माल के क्रय के संबंध में आंतरिक निरीक्षण प्रणाली को प्रभावशाली बनाने के लिए आवश्यक है कि संपूर्ण कार्य किसी एक कर्मचारी को न देकर एक से अधिक कर्मचारियों में बांटा जाए। इस उद्देश्य से क्रय से संबंधित कार्यों को निम्नलिखित भागों में बांटा जाता है। उसमें पहला है क्रय किए जाने वाले माल की मात्रा का अनुमान लगाना, एस्टिमेटिंग द क्वांटिटी ऑफ गुड्स टू बी परचेज्ड। किसी भी बड़ी व्यावसायिक संस्था के स्टोर कीपर का यह कर्तव्य होता है कि समय समय पर सामग्री का उपयोग करने वाले विभिन्न विभागों से इसकी सूचना एकत्रित करे कि उनके द्वारा एक निर्धारित समय में सामग्री की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी। इस आशय से स्टोर कीपर सामग्री का उपयोग करने वाले विभिन्न विभागों से सूचना प्राप्त करके क्रय मांग पत्र, परचेज रिक्विजिशन फॉर्म की 2 प्रतियां तैयार करवाता है। एक प्रति क्रय विभाग को प्राप्त होती है और दूसरी उस संबंधित विभाग के पास फाइल में सुरक्षित रहती है। क्रय मांग पत्र में सामग्री की मात्रा, किस्म, कोड संख्या, अनुमानित समय जिसके अंदर सामग्री की उपलब्धता आवश्यक है, इनका विवरण लिखा होता है। सामग्री का उपयोग करने वाले विभिन्न विभाग विशेष परिस्थितियों में मांग पत्र सीधे ही क्रय विभाग को भी भेज सकते हैं तथा स्टोर विभाग को सूचनार्थ एक प्रति भेज देते हैं। स्टोर विभाग तथा विभिन्न विभागों से सीधे आए मांग पत्रों के आधार पर क्रय विभाग यह अनुमान लगाता है कि कितनी मात्रा में माल का क्रय आदेश देना है। यह पहला स्टेप हुआ। उसके बाद सेकंड स्टेप आता है क्रय आदेश देना, प्लेसिंग ऑर्डर फॉर परचेज। क्रय विभाग द्वारा क्रय किए जाने वाले माल की मात्रा का अनुमान लगाए जाने के बाद
माल क्रय संबंधी कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाती है। सबसे पहले विभिन्न माल आपूर्तिकर्ताओं से माल की कीमत, क्रय की शर्तें तथा अन्य सूचनाएं मंगवाई जाती है। यह अधिकारी यह निश्चित करता है कि माल किन किन व्यापारी से खरीदना है। यह कार्य पूरे वर्ष का बजट बनाने के बाद, परंतु अगला लेखा वर्ष प्रारंभ होने से पूर्व पूरा कर लिया जाता है। इसके बाद समय समय पर प्राप्त क्रय मांग पत्रों के आधार पर क्रय विभाग द्वारा क्रय आदेश पत्र तैयार किए जाते, परचेज ऑर्डर। प्रत्येक आदेश की मात्रा व्यवसाय की कार्यप्रणाली तथा आकार पर निर्भर करती है। क्रय आदेश की मूल प्रति आपूर्तिकर्ता को भेज दी जाती है और एक प्रति मांग पत्र भेजने वाले विभाग को और 3 प्रतियां माल प्राप्त करने वाले स्टोर विभाग को तथा एक प्रति क्रय संबंधी लेखा करने वाले क्रय विभाग को भेज दी जाती है। एक प्रति क्रय विभाग में आदेश भेजे जाने वाली फाइल में, मतलब जो ऑर्डर प्लेस करने की फाइल है, उसमें सुरक्षित रख ली जाती है। किसी कारण से यदि क्रय आदेश रद्द किया जाता है अथवा आपूर्तिकर्ता द्वारा माल की आपूर्ति स्वीकार नहीं की जाती है तो इसकी सूचना संबंधित विभागों को भेज दी जाती है और क्रय विभाग में रखी गई फाइल में क्रय आदेश पत्र की प्रतिलिपि के साथ इस आशय की सूचना संलग्न कर दी जाती है। ये हुआ सेकंड स्टेप। इसके बाद थर्ड स्टेप होता है माल प्राप्त करना, रिसीविंग द गुड्स। आपूर्तिकर्ता द्वारा माल की आपूर्ति करने पर माल संस्था के अंदर आता है। यदि संस्था के द्वार पर माल आवागमन पुस्तक रखी गई है तो सर्वप्रथम उसमें माल प्राप्ति का लेखा किया जाता है। उसके बाद संपूर्ण माल आपूर्तिकर्ता द्वारा भेजे गए पैकिंग नोट सहित सीधे स्टोर विभाग को भेज दिया जाता है। यहाँ पर माल की मात्रा, किस्म आदि के बारे में जांच करके माल का मिलान किया जाता है। स्टोर क्लर्क को आदेश पत्र की प्रतिलिपि से माल का मिलान करना चाहिए और जांच के बाद माल प्राप्ति नोट, गुड्स रिसीव्ड नोट की 3 प्रतियां तैयार करके मूल प्रति क्रय विभाग को भेजता है, एक प्रति लेखा विभाग को आदेश की प्रति के साथ भेजता है और एक प्रति स्टोर विभाग में आदेश की प्रति के साथ संलग्न करके फाइल कर दी जाती है। उसके बाद चौथा स्टेप और आखिरी स्टेप शुरू होता है बीजक की जांच करना तथा भुगतान करना, चेकिंग ऑफ इनवॉइस एंड मेकिंग पेमेंट्स। माल की आपूर्ति के साथ बीजक भी प्राप्त होता है। डाक प्राप्ति क्लर्क द्वारा बीजक क्रय विभाग को भेज दिया जाता है, क्योंकि बीजक डाक से आता है, जहां क्रय विभाग के कर्मचारी द्वारा बीजक पर प्राप्ति की मुहर लगाकर तारीख आदि लिख दी जाती है। क्रय आदेश, मांग पत्र, माल प्राप्ति नोट तथा बीजक का आपस में मिलान करना चाहिए। जांच करने के बाद कर्मचारी को बीजक पर हस्ताक्षर करने चाहिए और इसके बाद क्रय आदेश पत्र को मांग पत्र, माल प्राप्ति नोट के साथ आदेश पत्र की फाइल में रख देना चाहिए। यदि बीजक 2 प्रतियों में प्राप्त हो तो दूसरी प्रति आदेश पत्र की फाइल में क्रय विभाग द्वारा रख दी जाती है ताकि मूल प्रति खो जाने या नष्ट हो जाने पर इसे काम में लिया जा सके। मूल बीजक लेखा विभाग में भेज दिया जाना चाहिए। लेखा विभाग भी बीजक की जांच क्रय आदेश पत्र की प्रति तथा माल प्राप्ति नोट, गुड्स रिसीव्ड नोट से करता है और जांच के बाद बीजक का भुगतान क्रय की शर्तों के अनुसार कर दिया जाता है। बीजक पर भुगतान किया गया मतलब पेड की मुहर लगा दी जाती है। बीजक के साथ आदेश पत्र की प्रति, जो ऑर्डर अपने प्लेस किया उसकी कॉपी तथा माल प्राप्ति नोट, गुड्स रिसीव्ड नोट की प्रतिलिपि संलग्न कर फाइल कर दी जाती है। लेखा विभाग द्वारा बीजक के आधार पर क्रय पुस्तक में लेखा कर दिया जाता है। परचेज बुक में इसकी अकाउंटिंग हो जाती है। उधार खरीदार
सामग्री क्रय की प्रक्रिया का सुचारू रूप से संचालन करने हेतु आंतरिक निरीक्षण की प्रक्रिया लागू करते समय उपरोक्त सभी कार्यों का विभिन्न कर्मचारियों में इस प्रकार विभाजन किया जाना चाहिए जिससे एक कर्मचारी के द्वारा किए गए कार्य की जांच स्वतः ही दूसरे कर्मचारी के कार्य से हो जाए। कर्मचारियों में कार्य का विभाजन इस प्रकार होना चाहिए। कैसे? नंबर 1, माल की आवश्यकता का अनुमान लगाने का कार्य विभागाध्यक्षों, उनके कर्मचारियों तथा स्टोर क्लर्क द्वारा किया जाना चाहिए। नंबर 2, माल क्रय करने के संबंध में आवश्यक जानकारी एकत्रित करने और माल क्रय करने का कार्य दूसरे कर्मचारी द्वारा होना चाहिए। तीसरा, माल प्राप्ति पर माल की जांच का कार्य तीसरे कर्मचारी द्वारा होना चाहिए। फोर्थ में है बीजक की जांच तथा मिलान करने और सत्यापित करने का कार्य चौथे कर्मचारी द्वारा, जो कि लेखा विभाग का कर्मचारी होता है, उसके द्वारा किया जाना चाहिए। और लास्ट में बीजक का भुगतान लेखा विभाग के दूसरे कर्मचारी द्वारा तथा क्रय का लेखांकन लेखा विभाग के तीसरे और अन्य कर्मचारी द्वारा किया जाना चाहिए। मतलब है पेमेंट करने वाला अलग व्यक्ति होगा और बिल की अकाउंटिंग करने वाला अलग व्यक्ति होगा। तो ये कुल मिला के परचेज के संबंध में इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है, जिसमें कार्य का विभाजन कैसे होता है उसका भी डिटेल में अपन ने अध्ययन कर लिया। इसके बाद आता है क्रय वापसी के संबंध में आंतरिक नियंत्रण या आंतरिक निरीक्षण, क्योंकि क्रय और क्रय वापसी एक दूसरे से रिलेटेड हो गए। क्यों माल आया और जो ऑर्डर के अनुसार नहीं है या डिफेक्टिव है उसको वापस भी भेजना पड़ता है। इन दोनों को साथ में समझते हैं। तो क्रय वापसी का मुख्य कारण आदेश के अनुसार माल का न होना या माल का रास्ते में टूट फूट आदि होना है। कारण कोई भी हो, माल वापसी पर एक सुव्यवस्थित आंतरिक निरीक्षण प्रणाली के अंतर्गत कुछ काम करने पड़ते हैं, जिसमें सबसे पहला है स्टोर विभाग द्वारा माल की क्रय वापसी के संबंध में सूचना देना। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग परचेज रिटर्न बाय द स्टोर डिपार्टमेंट। मतलब है कि माल का क्रय करने पर उसका मिलान स्टोर विभाग के द्वारा किया जाता है कि क्रय किया हुआ माल निर्धारित मात्रा और किस्म का है या नहीं है, उसमें कोई टूट फूट या खराबी तो नहीं हुई है। यदि माल निर्धारित किस्म का नहीं है अथवा किसी कारण से वापसी योग्य है तो स्टोर क्लर्क को माल प्राप्ति नोट बनाते समय इसके विवरण के कॉलम में, जो रिमार्क का कॉलम होता है, यह तथ्य तथा सूचना अवश्य लिख देनी चाहिए और साथ ही इसकी सूचना क्रय विभाग तथा लेखा विभाग को देनी चाहिए। स्टोर विभाग के क्लर्क को माल वापस किए जाने वाले माल को, जो रिटर्नेबल गुड्स है, उसको अलग रखना चाहिए, जिससे आवश्यक कार्रवाई के बाद ऐसे माल को पैक करके वापस भेजा जा सके। उसके बाद दूसरा स्टेप है क्रय विभाग द्वारा माल वापसी की कार्यवाही करना। प्रोसीजर फॉर परचेज रिटर्न बाय परचेज डिपार्टमेंट। क्रय किए गए माल के संबंध में बीजक को प्रमाणित करने का काम क्रय विभाग का होता है। जो इनवॉइस आता है उसको प्रमाणित क्रय विभाग करता है और यह कार्य स्टोर विभाग द्वारा भेजे गए विवरण पत्र के आधार पर किया जाता है। जो स्टोर आपको सूचना भेजता है उसके आधार पर यह काम होता है। माल वापसी की दशा में क्रय विभाग द्वारा बीजक के साथ एक सलाह पत्र एडवाइस नोट बनाकर लगा देना चाहिए, जिसमें यह स्पष्ट सूचना होनी चाहिए कि क्रय वापसी के माल के मूल्य को बीजक प्रमाणित करते समय ध्यान में रखा जाए, ताकि अकाउंट्स वाला इसका ध्यान रख लेगा। सलाह पत्र में आदेश पत्र संख्या, तिथि तथा बीजक संख्या आदि का उल्लेख अवश्य करना चाहिए। यह सलाह पत्र समय पर अर्थात मूल बीजक के साथ लेखा विभाग को
भेजा जाना चाहिए। तो ये सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप होता है रिटर्न का, आपूर्तिकर्ता को माल वापसी के संबंध में डेबिट नोट भेजना, नाम का पत्रक भेजना। इश्यूइंग डेबिट नोट टू सप्लायर ऑफ गुड्स। क्रय विभाग से सलाह पत्र मिलने पर लेखा विभाग इसकी जांच बीजक से करता है तथा स्टोर विभाग से प्राप्त माल प्राप्ति नोट से मिलान करता है, क्योंकि उसमें उसने नोट लगाया है। पूर्ण जांच के बाद लेखा विभाग डेबिट नोट बनाता है तथा क्रय वापसी पुस्तक में इसका लेखा करता है। डेबिट नोट की जो ओरिजिनल कॉपी है, मूल प्रति, वो क्रय विभाग को भेज दी जाती है तथा एक प्रति बीजक के साथ संलग्न कर दी जाती है, जिससे बीजक का भुगतान करते समय वापस किए जा रहे माल के मूल्य को कम किया जा सके। यदि वहां संलग्न नहीं करेंगे तो पेमेंट ज़्यादा हो जाएगा। यदि बीजक का भुगतान हो चुका है तो इसकी सूचना क्रय विभाग को तुरंत करनी चाहिए। क्रय विभाग लेखा विभाग से प्राप्त डेबिट नोट माल के आपूर्तिकर्ता को भेज देता है। क्रय विभाग द्वारा लेनदार से एक क्रेडिट नोट प्राप्त करके लेखा विभाग को भेज देना चाहिए। अपन डेबिट नोट भेजते हैं क्योंकि अपन उसको डेबिट करते हैं, तो वहां से क्रेडिट नोट आता है, वो अपना जमा कर लेता है, जिससे लेखा विभाग में आवश्यक लेखा किया जा सके। उसके बाद लास्ट पॉइंट है माल को लौटाना। इतना काम हो गया, फिर माल लौटा देते हैं। तो रिटर्न ऑफ गुड्स। लेखा विभाग से डेबिट नोट तथा आवश्यक सूचना प्राप्त होने पर क्रय विभाग माल वापस करने की कार्रवाई प्रारंभ करता है। इस संबंध में क्रय विभाग स्टोर विभाग को वापसी योग्य माल की पैकिंग करने का आदेश देता है। माल की पैकिंग के बाद दरवाजे पर रखी हुई, मेन गेट जो होता है उस पर रखी हुई गुड्स आउटवर्ड बुक, माल बाहरी पुस्तक में प्रविष्टि की जाती है तथा माल को रवाना करने संबंधी जो भी प्रपत्र हैं, डेबिट नोट, पैकिंग नोट, सलाह पत्र, इन सब को क्रय विभाग द्वारा संबंधित आपूर्तिकर्ता व्यापारी के पास भेज दिया जाता है। आपूर्तिकर्ता से क्रेडिट नोट प्राप्त होने पर क्रय विभाग उसे लेखा विभाग को भेज देता है और उसका विवरण अपने पास रख लेता है। लेखा विभाग को जैसे ही क्रेडिट नोट मिलता है उसकी वो एंट्री कर लेता है। आंतरिक नियंत्रण की उचित प्रणाली न होने पर क्रय वापसी के लिए प्राप्त क्रेडिट नोट को क्रय वापसी पुस्तक में लेखा करने वाला कर्मचारी व बीजक का भुगतान करने वाला कर्मचारी मिल जाए तो गबन कर लेते हैं। अतः इस संबंध में विशेष सावधानी रखनी चाहिए और क्रय वापसी के कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए इस कार्य का विभाजन कर्मचारियों में इस प्रकार करना चाहिए। कैसे? नंबर 1, स्टोर कीपर द्वारा माल वापसी की सूचना देना तथा माल की पैकिंग करके भेजना। यह पहला काम हुआ स्टोर कीपर का, एक कर्मचारी ये हुआ। दूसरा है क्रय विभाग में बीजक पास करने वाले कर्मचारी द्वारा आवश्यक कार्रवाई करना तथा माल को वापस करना। ये दूसरा क्रय विभाग का कर्मचारी हुआ। थर्ड है लेखा विभाग में बीजक पास करने वाले कर्मचारी द्वारा डेबिट नोट नाम का पत्रक बनाना तथा क्रेडिट नोट प्राप्त करना। ये तीसरा व्यक्ति हो गया जो इस काम में इन्वॉल्व होगा। फोर्थ पॉइंट है लेखा विभाग में क्रय वापसी पुस्तक में लेखांकन अन्य कर्मचारी द्वारा होना चाहिए। तो ये चौथा आदमी इन्वॉल्व हो गया इसमें। और पांचवा और लास्ट पॉइंट है लेखा विभाग के रोकड़िए द्वारा क्रय का भुगतान करना। अब जो भी बैलेंस है उसका पेमेंट करना है, तो ये पांचवा व्यक्ति इन्वॉल्व होगा। तो इस तरह से ये क्रय वापसी के संबंध में आंतरिक निरीक्षण की प्रणाली अपन ने डिस्कस कर ली। अब अपन डिस्कस करेंगे उधार विक्रय के संबंध में आंतरिक निरीक्षण प्रणाली किस प्रकार की होनी चाहिए।